दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 9 जंतुओं में जनन। इस अध्याय में आप जानेंगे कि जनन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, क्लोन क्या होता है, इन सब के बारे में विशेष जानकारी, और अंत में आप पढ़ेंगे इस अध्याय का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 9 जंतुओं में जनन। दोस्तों आपने सजीवों की अन्य क्रियाओं जैसे पाचन, परिसंचरण और श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछले कक्षाओं में पढ़ा है। दोस्तों ये प्रक्रम जो हैं प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। उत्तरजीविता उसके जीवित रहने और आगे उसके वंश बढ़ने को कहते हैं। दोस्तों पौधों में जनन के विषय में आप पढ़ चुके हैं और जनन जात या स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कल्पना करें कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यानी जनन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जातियों की निरंतरता को बनाए रखता है। दोस्तों पौधों के विषय में आप जान चुके हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार से जनन करते हैं। तो जंतुओं में जनन की प्रमुख विधियां कौन सी है। दोस्तों आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम आप जानते हैं, जैसे मानव के बच्चे का नाम शिशु होता है, गाय के बच्चे का नाम बछड़ा है, उसी प्रकार जो कुत्ते का बच्चा है उसका नाम पपी या पिल्ला होता है। तो दोस्तों आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए भी देखा होगा। और क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं, बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है। तो क्या आप सोचते हैं कि जन्म के पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे कि जैसे कि अब दिखाई देते हैं। आइए पता लगाते हैं। दोस्तों पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, एक है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। सबसे पहले जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में। दोस्तों आपने पिछली कक्षा में पौधों में जनन के बारे में जो पढ़ा है, तो उससे याद करिए कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं और इन भागों में पुंकेसर, स्त्री केसर ये सब भाग होते हैं। जंतुओं में भी दोस्तों नर और मादा में विभिन्न जनन अंग अथवा अंग होते हैं और पौधों की तरह जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं और ये संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं और यह युग्मनज जो है विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। और इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो लैंगिक जनन हम जानते हैं कि नर और मादा के युग्मनज जिसमें संयुक्त होते हैं वो लैंगिक जनन कहलाता है। और अब आइए जानते हैं कि मनुष्य में जनन भागों का क्या महत्व है और उनकी उपादेयता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं नर जनन अंग के बारे में। दोस्तों नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका, एक शिश्न होता है और वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें कि शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। देखिए शुक्राणु का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से। इसका सिर है, मध्य भाग है और पूंछ होती है। प्रत्येक में एक सिर होता है, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। और क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। यहाँ पर नर जननांगों का चित्र देखिए, ये है, देखिए शुक्राणु नलिका दिखाया गया है यहाँ पर, शुक्राणु नलिका, और ये शिश्न का भाग है। और यहाँ पर ये वृषण जो कि शुक्राणु उत्पादन का कार्य करते हैं। दोस्तों मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी यानी डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय जो होता है दोस्तों मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहा जाता है। मानव यानी स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। और गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका होती है। यहाँ पर देखिए मानव अंडाणु यानी स्त्रियों में अंडाणु जिसमें एक केंद्रक दिखाया गया है। ये दोस्तों मादा जननांग है जिसमें यहाँ पर देखिए अंडाशय है और ये गर्भाशय वाला हिस्सा है, फिर ये अंडवाहिनी नलिकाएं हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों
कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो दोस्तों, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है और निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु और अंडाणु के संलयित होने से युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, ये निषेचन की प्रक्रिया दिखाई गई है कि किस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु संलयित हो रहे हैं और संलयित होकर उसके केंद्रक में ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि युग्मनज जो है एक नए व्यष्टि का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री या माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इसलिए नई संसति में नई जो संतान होती है उसमें कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत आ जाते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक निषेचन जो होता है ये मानव में होता है। मादा के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन है। जैसे मनुष्य में, गाय, कुत्ते और मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, क्या आप परखनली शिशु के बारे में जानते हैं? परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। दोस्तों, बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे टीवीएफ अथवा आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन या शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। और अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है बच्चे का और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है और इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहा जाता है। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है, केवल अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का पूर्ण विस्तार है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है और इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। ये किस प्रकार से संभव होता है? दोस्तों, वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को आप देखेंगे। अंडों के रंग और साइज को नोट करिए। दोस्तों, वसंत और वर्षा ऋतु में मेढक और टोंट पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं और जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं और यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और इनकी सुरक्षा भी करती है। यहाँ पर देखिए, मेढक के अंडे दिखाए गए हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरने लगते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है और ये निषेचन, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन मछली में, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। बूझो के मन में एक प्रश्न है कि मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देती है, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है। तो यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं और लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बना पाते। इसका कारण है कि अंडे और शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु और वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी रहते हैं जो इन अंडों का भोजन कर लेते हैं। इसलिए अंड कोशिकाएं और शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से ये गर्भाशय का चित्र है। यहाँ पर रोपित भ्रूण है। ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है अंडाशय से और युग्मनज का निर्माण यहाँ पर देखिए हो गया है। दोस्तों, एकल कोशिका किस प्रकार से बड़ा जीव बना सकता है, तो भ्रूण के परिवर्धन में इसमें आप जानेंगे। दोस्तों, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में बढ़ने लगता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है और उसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं और विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती हैं और इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है और गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे उसके विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर और सिर, आँखें, कान आदि विकसित हो जाते हैं। दोस्तों, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहा जाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। यहाँ पर देखिए गर्भाशय में किस प्रकार से भ्रूण को दर्शाया गया है। दोस्तों, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? देखिए, मुर्गी में क्या होता है, निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कवच जो है ये कठोर भी ऐसी ही सुरक्षित परत होता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उस्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। दोस्तों, अंडे के अंदर चूजे का जो विकास है या चूजे का जो विकास होता है वो इस अवधि में होता है और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है और भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। और आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। अब आइए जानते हैं जरायुज और अंडप्रजक जंतु कौन होते हैं। आपने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। तो वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। और देखिए, मेढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ, मुर्गी अथवा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे जब आप देखते हैं तो दोस्तों इन सभी प्राणियों के अंडे आप एकत्र नहीं कर पाएंगे और कुछ जंतुओं के अंडे जब आप देखेंगे तो उनके साइज में, उनके रंग में बदलाव होता है। कुछ जंतुओं के अंडे एकत्र करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। वह जंतु जिनके अंडे एकत्र करने में आप सफल रहते हैं वो अंडप्रजक जंतुओं के उदाहरण हैं, लेकिन आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो अंडे नहीं देते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है और यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। तो आप जान गए जरायुज और अंडप्रजक जंतु कौन हैं। जरायुज वो हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। अंडप्रजक वो हैं जो अंडा उत्पन्न करते हैं और उनके बच्चों का विकास शरीर के बाहर होता है। शिशु से वयस्क। दोस्तों, शिशु से वयस्क जो है बनना एक विकास की प्रक्रिया है। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र में जब आप देखेंगे तो रेशम कीट में अंडा से लार्वा अथवा इल्ली बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद वो वयस्क होते हैं। और मेढक इस प्रकार के जंतुओं के अन्य उदाहरण हैं। दोस्तों, मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को जब आप देखेंगे तो आपको 3 स्पष्ट अवस्थाएं दिखेंगी। पहला है अंडा, दूसरा है टैडपोल या लार्वा और तीसरी स्थिति वयस्क है। तो क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई देते हैं? हाँ, बिल्कुल। टैडपोल जो हैं वो वयस्क मेढक से अलग दिखाई देते हैं और उनमें छोटी छोटी पूंछें जैसी संरचना होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे?
उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वो फिर बाद में रेशम कीट बन जाते हैं। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। फिर टैडपोल अथवा इल्ली के बाद में क्या होता है? दोस्तों, आप एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखे होंगे। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण भी कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? तो हमारे शरीर में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और कायांतरण भी होता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, केवल उनका वृद्धि और विकास हो जाता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये मेढक के अंडे हैं दोस्तों, गुच्छे में हैं। उसके बाद वहाँ से आरंभी टैडपोल, और ये टैडपोल मेढक का जो है किशोर अवस्था का रूप आप कह सकते हैं, और ये वयस्क मेढक होता है। अब आइए जानते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बाद जो दूसरी जनन की प्रक्रिया है अलैंगिक जनन। दोस्तों, कुछ अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा और सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा, ये किस प्रकार से जनन करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हाइड्रा की अस्थाई स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा देखिए, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है? यहाँ पर देखिए एक अलग से उभरी संरचना है, यहाँ पे थोड़ा इसका विकास हुआ है, और यहाँ पे एक नई हाइड्रा की संरचना विकसित हो रही है। दोस्तों, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं, जिन्हें मुकुल कहा जाता है। दोस्तों, ईस्ट में भी मुकुलन की प्रक्रिया दिखाई देती है। हाइड्रा भी एकल जनक से निकलने वाले जो है एकल जनक से ऊर्ध्व में नए जीव का विकास होता है, और इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक जनक ही नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन के बारे में आप समझ गए हैं। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक जनक ही नए जीवों के विकास में सहायक हो जाता है, या जो जीवों का विकास होता है उसमें केवल एक जनक नए जीव को जन्म दे देता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन दोस्तों अमीबा में भी दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर अमीबा में विकसित होने की कैसे केंद्रक विभाजित हो रहा है, और दो केंद्रक विभाजित होकर अमीबा में द्विखंडन हो जाता है, जिससे कि ये द्विसंतति उत्पन्न करता है। तो अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दोस्तों क्लोन के बारे में, डॉली की कहानी। दोस्तों, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं, और क्लोनिंग हूबहू वैसा ही होता है जैसा कि उसके क्लोन के लक्षण और आकार प्रकार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उसके जनक के होते हैं। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सबसे प्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया और इसका नाम डाली रखा था। डाली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था, और यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। ये देखिए फिन डारसेट भेड़ है और स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है, और डाली का जन्म हुआ है। डाली की क्लोनिंग करते समय फिन डारसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई, और उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका को केंद्रक अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। उसके बाद फिन डारसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया, और इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास और परिवर्धन सामान्य रूप में हुआ, और अंत में डाली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में डाली का जन्म दिया गया था, लेकिन डाली फिन डारसेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, इसलिए डाली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ।
डाली एक फिन डार्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन के द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया और दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डाली की मृत्यु हो गई। दोस्तों, डाली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन बहुत से जन्म से पहले ही मर गए और कुछ में जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। और क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां भी होती हैं। दोस्तों, इसके बाद ये जो अध्याय है ये आपका समाप्त हो गया। ये अध्याय था जंतुओं में जनन। इसमें आपने ये समझा जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है, क्यों आवश्यक है, साथ ही जनन की प्रमुख विधियां, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में आपने जाना। इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आपने क्या सीखा? जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं, जबकि वृषण, शुक्राणु नली और शिश्न नर के जननांग हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है और निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य और अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय और कुत्ते में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। मेढक, मछली, स्टारफिश आदि में ये दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, तब भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि और परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय और कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहा जाता है। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक जंतु कहा जाता है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। ये रेशम कीट और विभिन्न प्रकार के कीटों तथा मेढक के जंतुओं में मेढक के जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके वयस्क बनने की प्रक्रिया में कायांतरण होता है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है और इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहा जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है और इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी श्रृंखला में। आज की वीडियो में आपने पढ़ा 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 9 जंतुओं में जनन। ये अध्याय आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ या कितना समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।